स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेस में। तो बच्चों, हम आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम आपको आज एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे, जिसके हम अभी आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे 1 से लेकर 7 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 6। अब 6 के 2 मल्टीपल हुए 2 × 3। ये हमारे जो 2 गुणनखंड हैं। जैसे हमने एक संख्या ली, मान लेते हैं 12। ये हमने संख्या ली तो इसके गुणनखंड कर दिए हमने 3 × 4। अब ये गुणनखंड तो हैं इसके, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 3 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाएंगे, 3, और 2 को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे, 2 × 2। तो अब ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हमें गुणनखंड तो करने नहीं सभी संख्याओं के, 140, 156, ये जो संख्या दी हुई हैं, इन सब के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए उसमें, ना कि जैसे 12 के हमने गुणनखंड किए तो 3 और 4 आए। तो इसके गुणनखंड तो हैं, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 12 के अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन 140। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 70। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो हम सिंपल लिख देंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी लिख देंगे हम 2 की पावर 2। फिर हम लिख देंगे इसे 5। फिर हम इसे लिख देंगे 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए बच्चों, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमें एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे 140 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो इनमें सभी संख्या अभाज्य है ना। देखो 2, 2, 5, 7, ये सभी संख्या कैसी अभाज्य है। जैसे कि हम 140 का गुणनखंड नॉर्मल करके देखते हैं, जैसे कि हमने किया 2 × 70। गुणनखंड तो ये भी हैं इसके 140 के, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 तो इसमें अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 70 है ये इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। तो हमें गुणनखंड के साथ में इन संख्याओं को ये भी देखना है कि हमने इसके गुणनखंड किए तो वो गुणनखंड अभाज्य हैं या नहीं है। जैसे हम 156 का करते हैं तो 2 से डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर ये 16 हो जाएगा, ये 8 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, ये 9 आएगा। फिर 3 से जाएगा इसमें 13 बार। फिर 13 से ये 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 × 3 × 13। तो ये इसके क्या हो गए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इसका आंसर है। आंसर हमारा है 2 की घात 2 3 × 13। ये सब हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल आए इसके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3825। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3825। अब इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 3825 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3825 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। आप इसमें देखिए कितने से डिवाइड हो सकता है 3825। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि इसमें 5 पीछे है। ये 3 से डिवाइड करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, जो हमने आपको 9th क्लास में समझाया होगा। 9th क्लास में किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा 1 2 3। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ये कैसे पता चला हमें। इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 और 3 हो गया 6। अगर 6 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3825 वाला। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ आएगा 3 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, यहाँ पे 7, यहाँ आया 5। तो फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 2 5। फिर हम
5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 अट्ठे 40, 2 85। 5 से करेंगे तो ये आएगा 17 और 17 से करेंगे तो ये आएगा इतना। तो इसको लिख लेंगे हम 3825 इक्वल टू 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। तो इसका आंसर होगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। ये 3825 के क्या निकला है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकला है। ये हमारा आंसर हुआ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है? 5005 5005 लिखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन 5005 क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से, तो 1001। फिर इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 आएगा इधर तो 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। फिर इधर जाएंगे तो 2 चला जाएगा, इधर आ जाएगा 7। तो फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से। नहीं 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 नहीं, नहीं। 7 1 जा 7, 3 इधर आएगा, हाँ ये 3 आएगा बच्चों यहाँ पे। ये यहाँ 3 आएगा। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 और 3 बचेगा तो इतना 13 हो जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको लिख लेते हैं हम इसके फैक्टर। 5 के फैक्टर होंगे 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13। तो इसके 5005 के फैक्टर यही होंगे, क्योंकि अब मैं इसमें कोई पावर तो आ नहीं सकती, तो हम इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि अगर 5 2 बार लिखा होता तो हम 5 की घात 2 लिख देते, 7 2 बार लिखा होता तो 2 लिख देते, 3 बार लिखा हो तो 3 लिख देते, लेकिन ये सब इसमें सिंगल सिंगल है, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429 7429 फिफ्थ 7429। अब इसको डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले ये होगा, ये 3 से तो हो नहीं रहा, इतने तो 17 से डिवाइड होगा ये 17। तो 17 17 चौका 68, ये 6 बचा इधर, 17 चौका 68, 6 बचा 62 हो, 17 थी 51 और 17 7 119। उसके बाद हम इसे करेंगे 19 से, 19 दूनी 38, 19 थी 57, 23 से करेंगे तो एक बार जाएगा। अब इसके 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 17 गुणा 29 गुणा 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए बच्चों। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे जितने भी, हाँ तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हम क्या करेंगे? हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हमें ये दोनों संख्या दी हैं, इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। 26 और 91 इन दोनों के सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर हम इसे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है कि हाँ हमने पहला वाला क्वेश्चन सही किया है। जैसे कि हम 2 से भाग देते हैं इसमें, तो ये 13 बार, 13 से भाग देते तो 1 बार, इसमें हम भाग देंगे 7 से 13 बार और 13 से आएगा 1 बार। तो हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 26 के गुणनखंड हमने लिख लिए 2 गुणा 13
और हमने 91 के गुणनखंड लिख लिए 7 गुणा 13। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, HCF और LCM। जैसे हम HCF लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम LCM। तो हम इनका HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा इनमें दोनों में जो वैल्यू कॉमन होती है वो HCF होता है। जैसे इसमें 13 और इसमें 13, इन दोनों के सिवा इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 13 ही हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। लेकिन LCM हम उस वैल्यू को लेते हैं जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। जैसे कॉमन हमने लिख लिया ये 13, अब इसके कॉमन के सिवा इसमें क्या बचा 2, तो हम इस 2 को भी नोट करेंगे। इसमें कॉमन के सिवा क्या बचा 7, तो हम इस 7 को भी नोट करेंगे। तो हम 13 HCF निकल आया, LCM निकल आया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है अब हम उसे लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे हम 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन सी दी हुई है हमें, 26 गुणा 91। तो इन दोनों का गुणनफल निकल के आएगा हमारा 2366। अब देखिए इसने बोला 2 संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 है, वो हमने 2366 निकाल लिया। इसने बोला है इन दोनों का जो गुणनफल निकल के आया है 2366, वो हमारे HCF गुणा LCM के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने HCF और LCM निकाल तो लिया है, अब इन दोनों के मल्टीपल निकालते हैं। तो HCF गुणा LCM इक्वल टू, HCF हमारा कितना है 13 और LCM कितना है 13, ये हो जाएगा हमारा 182। तो यहाँ लिखेंगे हम 182, तो इसका आंसर आएगा 2366। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल 2366, HCF और LCM का गुणनफल 2366, ये हो गया बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 510 और 92 का निकालना है हमें, 510 और 92। नेक्स्ट क्वेश्चन 510 और 92। तो करते हैं। 510 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, इसमें जाएगा 11 हो जाएगा, 5 इसमें जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसमें 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम, तो 3 अट्टे 24, 1 बचा 5 आ गया। अब इसमें 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 5 13, 3 से इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम देंगे 5 से डिवाइड, तो आएगा ये 2 और ये हो जाएगा 5 25, नहीं 5 एकन 5, ये आएगा 5 एकन 5, फिर 3 बचा, 5 7 35, आ जाएगा 5 7 35। अभी 17 से देंगे तो यहाँ पे आएगा 1। तो इसके 510 के हमारे गुणनखंड निकल आए 510 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के करेंगे, तो 92 के निकलेंगे 2 से भाग देंगे हम, तो 2 चक 8, 2 चिक 12। नेक्स्ट 2 से देंगे तो 3, अब 23 से देंगे तो 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 92 के 2 गुणा 23। तो अब हम इनका निकालेंगे HCF और LCM, HCF LCM। तो देखिए इसमें जो कॉमन होगा उसे तो हम लिख लेंगे पहले ही। जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब जो कॉमन है वो तो हमने लिख लिया। अब 510 के गुणनखंडों पे आते हैं, क्या क्या बचा वो सब लिख लेंगे अब हम। तो हम लिख लेंगे 3
गुणा 5 गुणा 17। अब हम आते हैं 92 के गुणनखंडों पे, लिख लेंगे 2 गुणा 23। तो इसके दोनों के जो आंसर निकल गया, एचसीएफ का तो 2 आ गया, एलसीएम का हमारा निकल, तो एलसीएम का हमारा मल्टीपल आ जाता है 23,460। तो अब हम दोबारा इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सिद्ध किया था। तो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए 1 मिनट, हम पहला दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या है हमारी 510 और दूसरी संख्या है हमारी 92। इन दोनों का गुणनफल निकल के आया 46,920। अब हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम हमारा क्या है, लिख लेते हैं 2 गुणा 23,460। इन दोनों का मल्टीपल निकल के आया 46,920। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 46,920, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 46,920, मतलब दोनों बराबर आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड वाला। तो ये तो आपको समझ में आया, तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं 336 और 54। 336 और 54 थर्ड क्वेश्चन है आपका 336 और 54। इन दोनों का हमें वही फॉर्मूला सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम आपको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम (336) और इसमें 54। तो इसे करते हैं। अब 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर इधर हासिल बचेगी 2 तो 6 बार, इधर जाएंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 बार और ये 4 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 बार और ये 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 21 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 से जाएगा तो ये 7 बार, और 7 से देंगे तो जाएगा 1 बार। तो फिर हम 54 के कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो जाएगा 2 बार और ये 7 बार, फिर 3 से देंगे तो ये 9 बार जाएगा, फिर 3 से जाएंगे तो 3 बार, फिर 3 से देंगे तो ये 1 बार जाएगा। तो इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम। 336 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार, फिर हम 3 गुणा 7, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम लिखेंगे 54 के गुणनखंड। 54 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। लिख लेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। तो निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए हमें एचसीएफ को कॉमन करना है। तो करते हैं हम एचसीएफ निकालने के लिए। देखो ये 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक कॉमन हो गया। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, ये कॉमन हो गया। और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको लिख लेते हैं। अब लिखेंगे हम इसमें 2 गुणा 3, ये इसमें कॉमन हो गया। तो कॉमन वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि ये हमें दोबारा नहीं लिखनी है। ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया हमने। ये इसमें कॉमन था तो इसका एचसीएफ निकल आया। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए क्या है, हमारे पास जो कॉमन वैल्यू हैं तो उनको तो हम लिखेंगे ही, उसके अलावा जो हमारे पास कॉमन नहीं है उन सभी को भी हम
लिख लेंगे। जैसे कि कॉमन थी वो तो लिख ही लेते हैं, 2 × 3 हमने लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है 336 वाले गुणनखंडों में देखते हैं जो कॉमन नहीं है, तो लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 और 7। अब नीचे 3 × 3। अब इसका मल्टीपल आएगा आपका 3024, ये एलसीएम निकल आया हमारा। तो अब हम इसे क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारा, दो संख्याएं, पहली संख्या है हमारी 336 और दूसरी संख्या है हमारी 54। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल के आएगा हमारा, 1 मिनट बच्चों, ये ऐसे दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल के आएगा हमारा 18,144। 18,144 ये गुणनफल निकल आया। अब हम निकालेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये एलसीएम है हमारा 3024 गुणा एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना निकल के आया 18,144। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। तो हमने सेकंड पार्ट के तीनों क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का हम पहला पार्ट लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जितनी भी ये संख्या दी हुई है, जैसे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, इन सभी संख्याओं के एचसीएफ भी निकालने हैं आपको और एलसीएम भी निकालने हैं। तो हम पहला पार्ट करते हैं बच्चों। पहले पार्ट में 12, फिर 15 और फिर लगते हैं 21। इन सभी के हमें निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। उसने लिख रखा है ये भी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बताने हैं हमें। तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो हम 12 के क्या कर लिए हमने, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 3। अब हम 15 के गुणनखंड करते हैं तो इसमें जाएगा 3 से भाग, 5 और 5 से चला जाएगा 1 बार। तो हम 15 के गुणनखंड लिख लेते हैं 3 × 5। अब हम 21 के करते हैं, 3 से जाएगा 7 बार और 7 से जाएगा इसमें 1 बार। तो हम लिख लेते हैं 21 के गुणनखंड कितने होंगे, 3 × 7। अब हमें निकालना है इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम एचसीएफ निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन होगा। अब जैसे कि इसमें कॉमन क्या क्या है, 12, 15 और 21 तीनों में कॉमन देखना है हमें। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो जो सब में कॉमन है हमने 3 लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसमें देखेंगे 2 यहाँ पर है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो नहीं, कॉमन तीनों में होना चाहिए। अब 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, 7 यहाँ पर है पर इसमें नहीं है, 5 यहाँ पर है, ना इसमें ना इसमें। तो केवल हमने एचसीएफ क्या निकाल लिया बच्चों, 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में हम क्या आपको बताया था, जो कॉमन होगा वो तो आप लिख ही लोगे। जैसे 3 सब में कॉमन है, आपने लिख लिया। फिर 12 में जो फैक्टर है उसमें क्या क्या है, 2 × 2 ये बचा। 15 में क्या बचा आपका, 5 बचा। 21 वाले में फैक्टर में क्या बचा, 7 बचा। तो अब इसका आंसर आएगा, हाँ। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें पहला 17, 23 और 29 ये 3 आपको नंबर्स दे रखे हैं जिनको आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम 17, 23, 29 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब जैसे 17 में तो 17 से ही भाग जाएगा और किसी से जाएगा ही नहीं, तो यहाँ लिख दिया हमने 17। अब हमने लिखा 23, 23 में तो केवल भाग जाएगा 23 से ही, और 29 में भी भाग जाएगा 29 से ही।
तो हम इसके गुणनखंड क्या क्या हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि जब कभी भी किसी संख्या के गुणनखंड एक से ज़्यादा नहीं होते, तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर 4 का हमने 2 से भाग दिया तो 2 आया, फिर हमने 2 से भाग दिया तो 1 आया। तो 4 के गुणनखंड हमने लिख लिए 2 गुणा 2। वैसे इसका गुणनखंड एक ये भी है गुणा 1, लेकिन हम 1 को लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो कैसे, अभी हम लिखते हैं इसमें 17 का गुणनखंड लिखेंगे हम 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड लिखेंगे हम 1 गुणा 23, और 29 का गुणनखंड लिखेंगे हम 1 गुणा 29। तो हम इसमें निकालेंगे HCF और LCM। देखो इसका HCF क्या होगा। HCF वो वैल्यू होती है जो कॉमन होती है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं जब 2 या 3 या 4 वैल्यू जिनमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होती, उसका HCF हमेशा 1 होता है। इसी वजह से हम किसी भी प्राइम फैक्टर को, वो प्राइम नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उनके साथ में 1 को जरूर लिख सकते हैं। हम हर किसी के साथ 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के गुणा करने पर वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी ये आपको बताया था कि 4 के हमने फैक्टर किए तो 2 ये 2 बार आया, 2 ये 1 बार आया। तो हमने 4 को 2 गुणा 2 लिखा, या फिर हमने 4 को 2 गुणा 1 लिख दिया। तो इन दोनों फ़र्क क्या है? इन सब का मल्टीपल करोगे जब भी 4 आएगा, इनका मल्टीपल करोगे जब भी 4 आएगा। अगर हम 17 में 1 का मल्टीपल करते हैं जब भी हमारा कितना आता है 17, और 17 तो 17 है। 17 में 1 का 23 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 23 आएगा, 29 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 29 आएगा। तो 1 के लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें 1 हमने सब में लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हमें इस HCF निकालना है हमें। तो HCF इन सब में कॉमन है क्या? इन सब में कॉमन है बच्चों 1 और 1। तो HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा? तो जो कॉमन है वो तो लिखना ही है हमें, जैसे 1। फिर जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, 17, 23, 29। तो LCM हमारा हो जाएगा 11339। ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, तो हमारे थर्ड पार्ट के 3 क्वेश्चंस थे, तो हमने अभी 2 ही कर पाए हैं ना। तो हम इसके 2 पार्ट करें। अब इसका हम तीसरा पार्ट करेंगे। देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। तो तीसरा पार्ट करते हैं हम इसका 8, 9 और 25। इसका LCM और HCF निकालते हैं। तीसरा पार्ट 8, 9, 25। करते हैं। 2 से भाग देंगे तो जाएगा 4 बार, 4 में भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, और 2 से देंगे तो जाएगा 1 बार। फिर 9 में देंगे 3 से तो 3 बार, फिर 3 से देंगे तो 1 बार, फिर 25 में देंगे तो 5 बार, और 5 से देंगे तो जाएगा इसमें 1 बार। अब लिख लेते हैं इनको। जैसे कि हम 8 को लिखेंगे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3। अब हम 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। अब जैसे कि कभी भी किसी संख्या में कोई भी अगर वैल्यू कॉमन नहीं मिलती, हमें कोई भी कॉमन नहीं मिलती, जैसे अभी हमने किया था 17 वाला, 23 वाला और 29 वाला, तो उसमें कोई भी वैल्यू कॉमन में नहीं मिली थी, तो हमने उसमें सब में किस किस का मल्टीपल कर दिया था, 1 का। तो इसमें भी हम किस किस का मल्टीपल कर देंगे, 1 और 1। जैसे अब हम निकालेंगे HCF और निकालेंगे हम LCM। तो HCF जब हमारा निकलेगा तो HCF को हम निकालेंगे, जैसे सब में जो वैल्यू कॉमन होती है उसी को तो लेते हैं। और इसमें कॉमन क्या है, देखो 1 और 1, और भी कुछ कॉमन, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो हम केवल क्या करेंगे, HCF को कितना मान लेंगे, 1। LCM, अब LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन है हमने वो लिख लिया 1। अब जैसे 8 के मल्टीपल लिखेंगे, जैसे 2
गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 के 3 गुणा 3, फिर लिखेंगे 25 के 5 गुणा 5, और इन सब का मल्टीपल आएगा 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसने बोल रखा है SCF 306, जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम SCF 306 और 657, इन दोनों का SCF दे रखा है उसने 9, इसका मतलब होता है SCF। और उसने कहा है कि LCM 306 और 657 का SCF हमें क्या करना है, निकालना है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, उससे हम निकाल देते हैं। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन जब हमने किया था तो हमें एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू LCM। तो उस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, जैसे दो संख्या हमें दे रखी हैं, हमें SCF भी दे रखा है, तो उस फॉर्मूले में इन सब संख्याओं को रख देंगे और आराम से अब इस क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे। जैसे कि दे रखा होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। अब दो संख्या कौन कौन सी हैं, दो संख्या हैं आपकी 306 और 657, 306 गुणा 657, और इसका SCF क्या है 9, LCM हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड कर देंगे इधर, 306 गुणा 657, 9 का भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, LCM। 9 से कैंसिल करते हैं इसे तो आएगा हमारा 9 × 27, 9 × 36, और इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा 22338। ये हमारा निकल आया LCM। क्या निकला, LCM। यही क्वेश्चन हमें करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में या अब आगे से ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि 306 और 657 का SCF 9 होगा, वो केवल यही लिख देता है, जैसे उसने लिख दिया 12 और 15 ऐसे लिख दिए, और ब्रैकेट के बाहर उसने लिख दिया इसका SCF। तो आपको क्या करना है, इसका SCF निकालना, या फिर वो आपको SCF देगा, जैसे इसका 3, वो ये नहीं बोलेगा 12 और 15 का SCF 3 है तो इनका LCM ज्ञात करो। वो इस तरीके से आपसे नहीं बोलेगा, वो केवल इस तरीके से आपसे लिख देगा और आपको किस तरीके से समझना है और आपको उसको निकालना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे हम क्वेश्चन को समझाते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोला है उसने बोला जैसे 6 की घात n एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये कह रहा है कि इसका कोई भी संख्या जो निकल के आएगी उसके अंत में इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 6 की घात 1 की हमने, तो इसका आंसर आया 6, तो इसके एंड में 0 तो आई नहीं। फिर हमने 6 की घात 2 करी तो इसके निकल के आया 36, तो इसके अंत में भी 0 नहीं आया। हमने 6 की घात 3 करी 216, इसके अंत में भी 0 नहीं आया। मतलब 6 की घात n है और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम रखते चले जाएंगे और उनका जो आंसर निकल के आएगा तो उसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये सिद्ध करके बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो वो आता कैसे है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 10। अब ये 10 संख्या जो है इसके अंत में एक 0 है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके गुणनखंड क्या, जैसे इसके गुणनखंड है 2 गुणा 5। अब जैसे हमने 20 लिया तो इसके होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। जैसे हमने 30 लिया तो इसके होंगे 2 गुणा 3 गुणा
5। अब जैसे हमने 100 लिया तो 100 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारे यहाँ से एक चीज़ें समझ में आई कि जब किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो उस संख्या में 2 और 5 के 2 गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 और 5 का गुणा करते हैं जब ही 10 बनता है। तो किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 नहीं है तो उसके अंत में 0 नहीं आएगा। उसके अंत में जैसे अब हम किसी संख्या के अंत में अगर 2 0 आ रही हैं तो इसमें 2 बार तो 2 होगा और 2 बार 5 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 3 बार 0 आ रही हैं तो उसके गुणनखंड में 2 बार 3 होगा और 2 बार ही तो वो 3 बार 5 होगा और 3 बार 2 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में कितनी 0 आ रही हैं 4, तो उस संख्या के गुणनखंड में मतलब गुणनखंड तो और भी होंगे, उसके अलावा 2 आएगा 4 बार और 5 भी आएगा 4 बार, तभी उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होगा, तभी संख्या के अंत में 0 आएगा। एक 0 आएगा उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 2 और 5। तो हम यहाँ से ये समझ गए कि किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तो वह संख्या क्या होगी 0 प्रदान करेगी। लेकिन इस 6 में क्या है, हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं हम, तो वो n हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब देखो 6 के किसी भी गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है। 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5, लेकिन इसमें 2 है 3 नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 की घात n कभी भी अंत में 0 नहीं देगा। तो इसको लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उस संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड दो और 5 अवश्य होंगे। लेकिन संख्या 6 की घात n बराबर ये हमने 6 को फैक्टराइज कर दिया। संख्या इतने में 2 का गुणनखंड तो है, लेकिन 5 गुणनखंड में नहीं है। नहीं है तो 6 की घात n का अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उसके लिए हमारे पास 2 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए 2 और 5। लेकिन 6 की घात n में हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इस वजह से 6 की घात n का जो आंसर आएगा उसके अंत में 0 नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य और भाज्य थोड़ा सा इन्हें समझ लोगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 समझने में थोड़ी सी, अभाज्य और अभाज्य आप समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी।
जैसे कि समझ लेते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होती है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अभाज्य संख्या और यहाँ लिख लिया भाज्य। अब जैसे हम संख्याएं ले लेते हैं उससे समझ लेते हैं कि भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ तक इन संख्याओं को समझेंगे कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। देखो, भाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होती है और अभाज्य संख्या भी हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। इसका अभी आपको रीज़न बताएंगे क्यों। अब जैसे 2 आते हैं हम 2 पर, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब ऐसा क्यों है अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो केवल 2 ही संख्याओं से कटे, एक तो खुद से और एक 1 से। जैसे कि 2 में 1 से भाग जा रहा है और 2 में 2 से भी भाग जा रहा है और 2 में किसी से भाग नहीं जा रहा है। तो इस वजह से अभाज्य संख्या है। जैसे 3 भी कैसी हमारी एक अभाज्य संख्या है। 3 में 1 से भाग जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है और किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। अब जैसे 4 एक भाज्य संख्या है। कैसे पता चला? 4 में देखो 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है और 4 से भी भाग जा रहा है। मतलब भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। लेकिन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड न 2 से कम और न 2 से ज़्यादा। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल दो ही होते हैं, एक तो खुद और एक 1। लेकिन भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे 1 4 का निकला, 1 2 3, इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब इन तीनों संख्याओं से ये कट सकता है। अब जैसे 5 पे आया, 5 एक अभाज्य संख्या है। इसमें केवल 1 से भाग जा रहा है और 5 से भाग जा रहा है, तो एक अभाज्य संख्या हुई। लेकिन जो 6 है, 6 एक भाज्य संख्या है। कैसे? 6 में देखो 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हुई? ये केवल भाज्य संख्या हुई। भाज्य संख्या में हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनफल होते हैं। जैसे 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है। कैसे पता चला? 7 में केवल 1 से भाग जा रहा है और 7 से भाग जा रहा है। अब जैसे 8 है, 8 हमने ले लिया, 8 में हमारे 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है और 8 से भाग जा रहा है। मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा रहा है, तो ये संख्या हो जाएगी भाज्य। अब जैसे 9 है, 9 भी भाज्य है। 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है और 9 से जा रहा है। 10 में जा रहा है, 1 से, 2 से और 5 से, ये भी भाज्य है। लेकिन 11 अभाज्य है, 1 से जा रहा है और 11 से जा रहा है। इस तरीके से हमने समझ लिया कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इसमें हम छठवां जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करा गया? व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं भाज्य संख्याएं? तो हमने यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या वो होती है जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। कितने हों? 2 से ज़्यादा। तो हम इसको यही सिद्ध करेंगे कि ये जो 2 वैल्यू दे रखी हैं, इनके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। जैसे कि पहला ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आपका, 7 × 11 × 13 + 13। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हम इसमें से क्या करते हैं? 13 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बचा 7 × 11 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 13 × 11 7 77 और 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78। तो देखो हम 78 के थोड़े से मल्टीपल कर लें, अब पता चल जाएगा अभी। जैसे कि 13 गुणा, जब 78 के मल्टीपल करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 78, 2 से देते हैं 3 बार, फिर जाएगा ये 9 बार, फिर 3 से जाएगा 39, 13 से जाएगा 1 बार। तो 78 को हम क्या लिख लेते हैं? 2 × 3 × 13। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि इस संख्या के जो गुणनखंड हैं 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। मतलब इन संख्याओं को, इन 4 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। और हमने अभी यही पढ़ा था कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। तो यहाँ से समझ में आया कि यह संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ से प्रूफ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं
कि ये भी एक भाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है आपका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें कॉमन है 5, तो 5 हमारा कॉमन है, तो मल्टीपल 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो इनका मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा, 4 या 12, 12 दूनी 24, 24 छक्के कर लेते हैं मल्टीपल, 24 गुणा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। फिर हम इसका 7 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 30, 3 7 1 7 और 3 10, 1008। तो देखो यहाँ से हमारी एक चीज़ समझ में आई कि ये इस संख्या के भी 2 से ज़्यादा गुणनफल हैं, क्योंकि जब हम 1008 को गुणनफल करेंगे तो इसकी कम से कम 2 से 3 गुणनफल तो आएंगे ही आएंगे। अगर इसके गुणनफल 2 से ज़्यादा हैं तो यह भी एक संख्या कैसी है, अभाज्य गुणनखंड है, मतलब भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है, हमें प्रूफ हो गया कैसे, क्योंकि इन संख्याओं के जो गुणनखंड हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो अब हम यहाँ से आपको प्रूफ हो गया, तो लिख देते हैं संख्या सात गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एवं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 संख्याओं से ज़्यादा हैं, अतः यह संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य क्या होती हैं। तो हमने इन्हें प्रूफ कर दिया कि ये संख्या भाज्य हैं और क्यों हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन में उसने बोल रखा है बच्चों, देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक लड़की है सोनिया, जो यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना, और उसको इसके पूरा चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 18 मिनट। और दूसरा क्या है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दूसरा है 12 रवि, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं बेटा।
उसने कहा है कि सोनिया है, सोनिया सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। यही लिख लेते हैं हम, रवि द्वारा यही सब 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि कभी भी आपको ये पूछे कि किसी वृत्ताकार पथ का, कई बच्चे, ये तो 2 ही बच्चे हैं, मान लो मैं 2 4 6 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको चक्करों को पूरा करने में जब वो आपस में मिलेंगे, ऐसा कौन सा समय होगा वो द्वारा आपस में मिल जाएंगे। अगर इस तरीके से तुम्हें आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको करना है उसका एलसीएम निकालना है। हमेशा उस क्वेश्चन का क्या निकालोगे? एलसीएम। तो 18 और 12 का हमें एलसीएम निकाल देना है। कैसे निकलेगा? 18 के हम फैक्टर करेंगे, इधर हम 12 के फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा हमारा 9 बार और 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा ये 1 बार। 2 से जाएगा ये 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो हम यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। हम लिख लेते हैं 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। तब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलता है? जो हमारा कॉमन है, जैसे 2 इसे लिख लिया, 3 इसे लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है अब वो लिखेंगे 3 गुणा 2। तो हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। तो हम लिख देते हैं अतः सोनिया और रवि आपस में 36 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होती है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। फिर ये वास्तविक संख्याओं का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे फिर।